गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर भारतीय आर्थिक चिंतन में गत कक्षा में हमने एम.एन. रॉय के आर्थिक विचार पढ़े। आज हम महात्मा गांधी के विचारों को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालें तो महात्मा गांधी जी का जन्म काठियावाड़ प्रांत में पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। गांधी जी की शिक्षा पोरबंदर में प्रारंभ हुई, लेकिन शीघ्र ही उनके पिता पोरबंदर से राजकोट चले गए और राजकोट से उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1887 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करके जब गांधी जी इंग्लैंड जाने लगे तो उनके अपनी माताजी के आगे शपथ लेकर कहा कि मैं वहाँ मद्य, मांस, पर स्त्री गमन, इन 3 बुराइयों से दूर रहूँगा। इंग्लैंड से बैरिस्टर होकर स्वदेश लौटे तो उनकी माता का देहांत हो चुका था। हिंदुस्तान में गांधी जी ने वकालत का काम शुरू किया, किंतु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। संयोगवश उन दिनों पोरबंदर की एक धनी कंपनी ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका में काम करने के लिए कहा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों के अपमानपूर्ण जीवन को देखा तो उन्हें बहुत पीड़ा हुई। गांधी जी को स्वयं भी रेल, होटल, अदालत में तरह तरह के अपमान सहने पड़े। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को नागरिकता के समान अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने सुप्रसिद्ध सत्याग्रह आंदोलन को जन्म दिया और समय समय पर बहुत कुछ सफलता प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष व्यतीत कर सन 1914 में गांधी जी भारत लौटे। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के आदेश अनुसार उन्होंने 1 वर्ष तक देश का भ्रमण किया। 1915 में उन्होंने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। उनके भारत आने के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। इस युद्ध में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। भारतवासियों को आशा थी कि उनके सहयोग के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार उन्हें स्वायत्त शासन का अधिकार प्रदान कर देगी, किंतु ऐसा नहीं किया। इनके विरोध स्वरूप गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल रखी। 1919 के रॉलेट एक्ट के विरोध में और जलियांवाला बाग में सभा हुई और जलियांवाला बाग कांड घटित हुआ। 1920 में ब्रिटिश दमन चक्र के विरुद्ध गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ गया। गांधी जी की अति मानवीय प्रतिमा व महत्ता का अनुमान आइंस्टीन के इस कथन से लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर कठिनाई से विश्वास करें कि इस प्रकार का कोई हार्ड मास वाला पुरुष पृथ्वी तल पर कभी उत्पन्न हुआ होगा। गांधी जी के व्यक्तित्व और चिंतन पर सर्वाधिक प्रभाव उनके माता पिता से प्राप्त संस्कारों का पड़ा। उन्होंने
अपनी माताजी से कर्तव्यपरायणता, धार्मिक प्रवृत्ति, संकल्पशीलता और सहिष्णुता को ग्रहण किया। गांधी जी का उपवास उनकी माता की ही देन थी। पिता से उन्होंने न्यायप्रियता, दृढ़ प्रतिज्ञता, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता सीखी। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की गांधी जी के व्यक्तित्व पर अमिट छाप पड़ी। निष्काम कर्म को उन्होंने पूरी तरह अंगीकार कर लिया। ईशोपनिषद का प्रथम श्लोक का अंश तेन त्यक्तेन भुंजिया तो गांधी जी की ट्रस्टीशिप का आधार है। गांधी जी ने समानता तथा त्याग संबंधी विचार ग्रहण किए टॉल्स्टॉय और थोरे से। उनके सर्वोदय के विचार का मूल निहित है रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट में, और विकेंद्रीकरण विचार प्राप्त किए उन्होंने क्रॉप्टकिन से। जैन, बौद्ध, ईसाई धर्म की शिक्षाओं की अमिट छाप भी गांधी जी पर पड़ी। गांधी जी ने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें हैं माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, द इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, हिंद स्वराज, सर्वोदय, टुवर्ड्स नॉन वायलेंट सोशलिज्म। गांधी जी ने कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया जिनमें उनके विचार संग्रहित हैं। गांधी जी ने एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस व मार्क्स की पुस्तक कैपिटल का विशद अध्ययन किया। वे स्मिथ द्वारा वर्णित अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में स्वीकार करने को कदापि तैयार नहीं थे। मार्शल ने जहां अर्थशास्त्र को मनुष्य के सामान्य जीवन का अध्ययन बताया, वहीं रॉबिन्सन ने इसे मानव व्यवहार का विज्ञान बताया। गांधी जी कहते हैं कि यह एक सामान्य स्वीकृत तथ्य है कि समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है तथा अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, न्यायशास्त्र आदि से घनिष्ठतापूर्वक जुड़ा हुआ है। जब अर्थशास्त्र व नीतिशास्त्र दोनों ही समाज विज्ञान हैं तो दोनों ही समाज के कल्याण में रुचि रखते हैं। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। अतः आर्थिक अवधारणाओं में नीतिगत विचार स्वतः ही समाहित है। गांधी जी ने जीवन को पूर्ण रूप में देखा, न कि टुकड़ों में। वास्तविक व सच्चे अर्थशास्त्र का अर्थ उन्होंने समाज की भौतिक और नैतिक प्रगति दोनों से माना। अर्थशास्त्र को धन उत्पादन व धन वृद्धि में सहयोग करना चाहिए, लेकिन साथ ही सामाजिक न्याय व नैतिक प्रगति भी होनी चाहिए, ऐसा उनका विचार था। गांधी जी ने अर्थशास्त्र विषयक विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि सच्चा अर्थशास्त्र कभी भी सर्वोच्च नैतिक स्तर का विरोध नहीं करता, ठीक वैसे ही जैसे सभी सच्चे नीति शास्त्र अपने नाम अनुकूल अवश्य ही अच्छे अर्थशास्त्र भी होने चाहिए। वह अर्थशास्त्र जो कुबेर की पूजा करता है और उन लोगों को जो शक्तिशाली है दुर्बल लोगों के विनाश द्वारा धन संग्रह का अवसर देता है, वह शास्त्र सर्वथा झूठा और भयानक है। सच्चा अर्थशास्त्र तो सामाजिक न्याय का प्रतीक है। सभी लोगों का समान रूप से कल्याण चाहता है, जिनमें कमज़ोर भी शामिल हैं, और सुंदर जीवन के लिए ऐसा शास्त्र अति आवश्यक है। वस्तुतः गांधी जी मानववादी थे तथा जीवन में आध्यात्मिक व नैतिक पक्ष पर अत्यधिक बल देते थे। सत्य और अहिंसा उनके अस्त्र थे और मानव मात्र का कल्याण ध्येय। ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता में उनकी प्रबल आस्था थी। उनके शब्दों में वह अर्थशास्त्र
जो व्यक्ति या राष्ट्र के नैतिक कल्याण पर प्रहार करता है अनैतिक और इसलिए पापमय है। अर्थशास्त्र के नियम जीवन के उच्च मूल्यों के अनुसार होने चाहिए, ऐसा गांधी जी ने कहा। जीवन के उच्च नियम व अर्थशास्त्र के नियम समान होने चाहिए। गांधी जी के अनुसार यदि उच्च नियमों व वास्तविक नियमों के मध्य अंतर रहेगा तो निश्चय ही असमंजसपूर्ण व संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आर्थिक नियम जिनका कि उद्देश्य भौतिक प्रगति, सामाजिक समता, नैतिक स्तर की उच्चता हो, प्रकृति के नियमों के अनुसार होने चाहिए। प्रकृति के नियम व अर्थशास्त्र के नियमों के मध्य कोई विरोध या विवाद नहीं है। प्रकृति के नियम व्यापक व सत्य है। हमें नियम बनाते समय देश की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र के नियमों का हमें व्यावहारिक प्रयोग करना है। नियमों की व्यावहारिकता देश की परिस्थिति, जलवायु, भौगोलिक स्थिति आदि पर निर्भर करती है। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत खादी अर्थशास्त्र व सर्वोदय संकल्पना उनके सत्यता, व्यापकता के लिए प्राकृतिक नियमों से संबंधित है। व्यक्तिवाद के संबंध में गांधी जी के दर्शन का केंद्र बिंदु व्यक्ति रहे हैं। व्यक्ति सर्वोच्च है। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति परम साध्य है। यह गांधी जी के दर्शन का एक अद्भुत पक्ष है, जिसमें व्यक्ति और समाज के मध्य किसी भी प्रकार का कोई टकराव नहीं है। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति की चेतना उसमें सभी को अपने समान और सभी के हित में अपना हित समझने की सहज प्रवृत्ति ही उत्पन्न करेगी, और इस प्रकार व्यक्ति व समाज के मध्य किसी टकराव की कोई संभावना नहीं होगी। गांधी जी के अनुसार सामाजिकता व्यक्ति की चेतना का अनिवार्य लक्षण है। गांधी जी ने बताया कि जिस प्रकार समुद्र पानी की बूंदों से बना है, ठीक इसी प्रकार समाज भी व्यक्तियों के समूह से बना है। जिस प्रकार पानी की बूंद की पृथक सत्ता है, उसी प्रकार व्यक्ति की भी पृथक सत्ता है, परंतु दोनों अपनी समग्र के अनिवार्य हिस्से हैं। गांधी जी ने मानवीय व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास पर बल दिया। मानव जीवन स्वयं में पूर्ण एवं अविभाज्य है। इसका खंडों में विभाजन असंभव है। जिस व्यवस्था में संपूर्ण मानव विकास पर बल न हो, उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। वे उन्हीं सुधारों को वांछनीय मानते थे जो मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा करे। कोई भी संस्था, चाहे वह राजनीतिक हो या सामाजिक या आर्थिक, मानव के पूर्ण विकास हेतु होनी चाहिए। गांधी जी का विश्लेषण था कि यदि व्यक्ति का नैतिक विकास होगा तो समाज का भी नैतिक विकास होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है। समाज का नैतिक विकास होने पर ही व्यक्ति का नैतिक विकास हो। गांधी जी ने सर्वदा व्यक्तिगत विश्लेषण पर बल दिया, न कि समग्र पर। यदि व्यक्तिगत आय बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय निश्चित रूप से बढ़ेगी, लेकिन इसके विपरीत राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर व्यक्तिगत आय का बढ़ना आवश्यक नहीं है। इसका कारण कुछ हाथों में राष्ट्रीय आय का केंद्रित हो जाना है। व्यक्तिगत कल्याण को मापने के लिए राष्ट्रीय उत्पादन का सांख्यिकीय औसत व्यक्ति की उपेक्षा करता है।